हेलो फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज योर मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या मतलब है? मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से ये हमारा मतलब है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे, ये एग्जिस्टेंस में आया कैसे। ठीक है, इसका प्रपोजल कैसे हुआ, क्या क्या इसके पीछे प्रोसेस स्टार्ट हुआ, वो सारी चीजें हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में। एंड द टॉपिक इज मेकिंग ऑफ योर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब सबसे पहले जो इसमें हमने जो बेसिक चीज याद रखनी है वो क्या, कि इन द ईयर 1934, ठीक है, 1934 में क्या हुआ था। सबसे पहले ये चीज हमेशा याद रखना, दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। ये कई बार एमसीक्यूज वगैरह या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस या किसी भी बहुत सारे एग्जाम्स में, यानी कि यूपीएससी ले लो आप, डिफरेंट डिफरेंट एसएसबी के आप एग्जाम्स ले लो, एसएससी के एग्जाम्स ले लो, उनमें ये चीज पूछी गई है। सो दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। In the year 1934, idea of Constituent Assembly for India was put forward for the first time by M.N. Roy। ठीक है, देखो सबसे पहले अगर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया अगर किसी ने पुट फॉरवर्ड किया था कि इंडिया की एक अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए, तो ये आइडिया किसने दिया था? ये सबसे पहले आइडिया दिया था M.N. रॉय ने। ठीक है, सो M.N. रॉय, ये हमेशा याद रखना। एंड देन आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड, 1934 में तो ये आइडिया आ गया। अब 1935 में आईएनसी अब क्यों पीछे रहे, यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस। इन द ईयर 1935 आईएनसी ने फॉर द फर्स्ट टाइम ऑफिशियली डिमांड कर दी कि हाँ भाई, हमारी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मतलब आईएनसी ने क्या किया, अब 1935 में, अभी तक देखो हमें आजादी नहीं मिली थी अंग्रेजों से। सो इन द ईयर 1935 आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने डिमांड की कि भाई हमारी अपनी एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए जो क्या करेगी, जो फ्रेम करेगी क्या, हमारा अपना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, अब इन द ईयर 1938 नेहरू डिक्लेयर्ड कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट बी फ्रेम्ड without outside interference by a constituent assembly elected on the basis of adult franchise। मतलब कि नेहरू ने अब 1938 में क्या बोला, उसने बोला कि भाई हमारा अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम होना जरूरी है, और वो भी विदाउट द इंटरफेरेंस ऑफ द एक्सटर्नल फोर्सेस, मतलब विदाउट द इंटरफेरेंस ऑफ द ब्रिटिशर्स और एनी अदर अथॉरिटी। ठीक है, हम लोग अगर अपना कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करेंगे तो वो हम खुद करेंगे, हमारी अपनी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली करेगी। और वो भी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कैसे वो फ्रेम होगी, बनेगी कैसे वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, जो कि एक अपने प्रॉपरली इलेक्शंस होंगे और जिसमें सारे जितने भी मेजर पर्संस हैं, यानी एडल्ट पर्संस हैं, वो सब उसमें वोट कास्ट करके असेंबली की फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, और फाइनली इन द ईयर 1940 में अगस्त ऑफर, ये जो हमारी डिमांड, अगस्त ऑफर हम बोलते हैं इसे, इसमें क्या हुआ, डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूशन जो थी हमारी इंडिया के लिए, कि हम जो डिमांड कर रहे थे कि हमारी अपनी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली होनी चाहिए, हमारा अपना कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, वो फाइनली एक्सेप्टेड बाय द ब्रिटिशर्स। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें क्या होता है, इन द ईयर 1942 में सर स्टैफर्ड क्रिप्स, मेंबर ऑफ द कैबिनेट, came to India with the draft proposal of the British government on the framing of an independent constitution to be adopted after the World War II। ठीक है, अब ये क्या था, 1942 में फाइनली सर स्टैफर्ड क्रिप्स जो थे, जिसे हम क्रिप्स मिशन भी बोलते हैं, इसमें क्या होता है, ये कैबिनेट रैंक का मिनिस्टर होता है, तो ये इंडिया आता है, ये कहता है कि ठीक है, हम आपका कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, आपकी गवर्नमेंट जो है इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, फ्रेम करने में हेल्प करेंगे, बट आफ्टर द वर्ल्ड वॉर 2। ठीक है, जो कि अडॉप्ट किया जाएगा आफ्टर द वर्ल्ड वॉर 2। लेकिन ये जो प्रपोजल था ये रिजेक्ट कर दिया जाता है बाय होम, बाय द मुस्लिम लीग। ठीक है, मुस्लिम लीग क्या करती है, इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर देती है। फिर क्या होता है, इन द ईयर 1946 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन November 1946 under the scheme formulated by the Cabinet Mission Plan। Finally, in the year 1946 हमारी अपनी Constituent Assembly जो थी वो कॉन्स्टिट्यूट की जाती है, किस स्कीम के अंदर, कौन से प्लान के अंडर,
कैबिनेट मिशन प्लान जो होता है उसके तहत हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की एस्टेब्लिशमेंट हो जाती है 1946 में। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज टू बी पार्शियली इलेक्टेड एंड पार्शियली नॉमिनेटेड बॉडी। Moreover, the members were to be indirectly elected by the members of the provincial assemblies, who themselves were elected on a limited franchise। ठीक है, अब ये देखो, ये जो असेंबली जो क्रिएशन होती है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की, ये किस किस के रिप्रेजेंटेटिव्स, कौन कौन से रिप्रेजेंटेटिव्स जो है वो कंप्राइज करती है, वो अब हम जानेंगे। देखो, असेंबली जो है वो क्या क्या करती है, कंप्राइज रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ऑल सेक्शंस ऑफ इंडियन सोसाइटी, जिसमें हिंदूज भी होते हैं, मुस्लिम्स भी होते हैं, सिख्स भी होते हैं, पारसी भी होते हैं, एंग्लो इंडियंस, इंडियन क्रिश्चियंस, एससी, एसटीज, इंक्लूडिंग विमेन ऑफ ऑल दीज सेक्शंस। ये सारी सेक्शंस को मिला के ये पूरी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो है वो फ्रेम होती है। ठीक, और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की जो फर्स्ट मीटिंग होती है वो कब हेल्ड होती है, 9 दिसंबर 1946। फर्स्ट मीटिंग ऑफ असेंबली, इसको मुस्लिम लीग क्या करती है, बाइकॉट करती है। मुस्लिम लीग बाइकॉटेड दिस मीटिंग। ठीक है, और इसमें सच्चिदानंद सिन्हा जो है, दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, ये कई बार पूछा जाता है सच्चिदानंद सिन्हा के बारे में, ये एमसीक्यूज में। सच्चिदानंद सिन्हा मेड टेम्परेरी प्रेसिडेंट। ठीक है, जो सच्चिदानंद सिन्हा होते हैं उनको क्या करते हैं, फॉर द टाइम बिंग, जस्ट टेम्परेरी बेसिस के लिए क्या करते हैं, 9 दिसंबर 1946 को जो इनकी फर्स्ट मीटिंग होती है उसमें सच्चिदानंद सिन्हा को प्रेसिडेंट बनाया जाता है। ठीक है, अब 11 दिसंबर 1946 को क्या होता है, देखो 9 दिसंबर को हुई 1946 को, अब उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को फाइनली डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है उन्हें क्या करते हैं, इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली। उनको बोला जाता है कि नाउ यू आर द प्रेसिडेंट ऑफ दिस असेंबली। ठीक है, क्लियर। तो अब ये चीज हुई। अब फिर 13 दिसंबर 1946 को सो कॉल्ड आपके चाचू जवाहरलाल नेहरू, ठीक, वो क्या करते हैं, वो एक हिस्टोरिक रेजोल्यूशन ये मूव करते हैं कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, और वो रेजोल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, जो कल को आपका बनेगा क्या, प्रीएम्बल। ठीक, फिर 3 जून 1947 को माउंटबेटन प्लान, जो कि मैंने आपको इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में भी आपको इसके बारे में जिक्र किया था, 3 जून 1947 को ये बोल देते हैं फाइनली कि ठीक है, हम आपको 15 अगस्त को 1947 को आजादी दे देंगे विद द डोमिनेंट स्टेटस। 2 डोमिनेंस बनेंगे, ठीक, एक इंडिया बनेगा और एक पाकिस्तान बनेगा, पार्टीशन होगी, क्लियर। और अब फाइनली जब इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 की जो हम बात कर रहे थे, उसमें क्या होता है, असेंबली वाज मेड अ फुली सॉवरन बॉडी, मतलब एक अपनी इंडिपेंडेंट बॉडी जिसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल इंटरफेरेंस वगैरह कुछ भी नहीं। असेंबली ऑल्सो बिकेम अ लेजिस्लेटिव बॉडी, और साथ में द असेंबली बिकेम द फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ फ्री इंडिया। क्लियर। देखो, अब एकदम से इंडिपेंडेंट असेंबली अब हमारी बन गई 15 अगस्त 1947 के बाद, अब जो कि बिल्कुल फ्री है, उसके ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं है, कोई भी एक्सटर्नल इंटरफेरेंस वगैरह नहीं है, अब हम अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, एक चीज हमेशा याद रखना, जब भी हमारी असेंबली मिलती थी एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी, तो उसको लीड कौन करता था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन जब भी हमारी यही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एज अ लेजिस्लेटिव बॉडी मिलती थी, ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, तो उसको चेयर अप कौन करता था, उसको चेयर कौन करता था, लीड कौन करता था, जीवी मावलंकर। ठीक है, दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, ये कई बार ये एमसीक्यू में पूछा गया हुआ है कि जब भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अगर मिलेगी एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी, तो उसको चेयर कौन करेगा, उसको लीड कौन करेगा, तो उसका करेक्ट आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन जब भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एज अ लेजिस्लेटिव बॉडी मिलेगी, तो उसको लीड कौन करेगा, जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर जो थे वो हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले लोकसभा के स्पीकर थे। ठीक है, जैसे मैं आपको ये चीज बताऊंगा, आप लोग कंफ्यूज कहीं हो, बच्चे हो रहे होंगे, एस्पायरेंट्स हो रहे होंगे कि इसका क्या मतलब है, कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी की तरह अगर मिलेगी तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मिलेंगे, लेकिन अगर लेजिस्लेटिव बॉडी की तरह मिलेंगे तो फिर वहां पे ये जीवी मावलंकर लीड करेंगे। देखो, जैसे भी अभी आज आप देखते हो हमारे ये पार्लियामेंट में 2 सभाएं हैं, एक लोकसभा एक राज्यसभा। जब भी हम ज्वाइंट सीटिंग वगैरह करते हैं तो उसको लीड कौन करता है, प्रेसिडेंट बुलाता है, ठीक है, ज्वाइंट सेशंस को। ठीक, और फिर
बाद में क्या होता है, जब भी हमें कोई लॉ वगैरह बनाने हैं लोकसभा में, जब भी हमने कोई बहस करनी है, लॉ बनाने हैं या पास करना है, तो उसको लीड कौन करता है? उसको स्पीकर। ठीक है, स्पीकर इज द हेड देयर। ठीक, तो यही चीज मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे स्पीकर है लेजिस्लेटिव बॉडी में, जब भी हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली एज ए लेजिस्लेटिव बॉडी मिलेगी तो उसको लीड कौन करेगा? जीवी मावलंकर। और जीवी मावलंकर कौन थे? हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट लोकसभा के स्पीकर। ठीक, अब देखो 24 जैन 1950। ठीक, 24 जैन 1950 को क्या होता है कि लास्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो होती है, ठीक, मतलब कि जो फाइनल मीटिंग, फर्स्ट मीटिंग जो थी वो 9 दिसंबर को यहाँ पे स्टार्ट हुई थी। यहाँ पे मैंने आपको बताया 9 दिसंबर 1946। अब इनकी जो लास्ट मीटिंग है वो कब हो रही है? 24 जनवरी 1950। अब क्या होता है इसमें? द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज साइंड एंड एक्सेप्टेड विद 395 आर्टिकल्स, 8 शेड्यूल्स एंड 22 पार्ट्स। फाइनली जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था वो पूरी तरह से फ्रेम हो जाता है और सारे उस पे साइन करते हैं, जितने भी मेंबर्स होते हैं, जितनी भी कमेटीज बनी होती हैं, जिन्होंने हेल्प किया होता है, फ्रेमर्स वगैरह जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हैं, तो वो क्या कहते हैं, वो क्या करते हैं, इसको फाइनली साइन करते हैं और इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं फुली। ठीक है, तो विद 395 आर्टिकल्स होते हैं उसमें। जब हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन बना, इट कंसिस्ट ऑफ 395 आर्टिकल्स। ठीक, प्लस इसके अंदर 8 शेड्यूल्स और साथ में इसमें 22 पार्ट्स। क्लियर? ये चीज होती है। अब इसके बाद 26 जैन 1950, फाइनली 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है इट केम इनटू एग्जिस्टेंस, फुली एनफोर्स्ड। ठीक है, अगर कल को सवाल आता है आपको, व्हेन डिड आवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फुली एनफोर्स्ड? दैट वाज ऑन 26 जनवरी 1950। और ये सारे प्रोसेस को कितना टाइम लगा था ये पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में? इस प्रोसेस को लगा था, द प्रोसेस टुक 2 years 11 months और 18 days। 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे इस प्रोसेस को पूरा कंप्लीट होने में, यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने में। और साथ ही साथ इस पे खर्चा कितना हुआ था? 6.4 मिलियन रुपीज। 6.4 मिलियन कितने हुए? 64 लाख रुपीज खर्च हुए थे हमारे ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में उस समय। और उस समय ये 64 लाख बहुत बड़ी रकम होती थी भाई। सो ये चीज, अब वही चीज, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है? जीवी मावलंकर वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ द लोकसभा। ये मैंने आपको बता दिया अभी पीछे। ठीक है, आफ्टर इंडिया टर्न इनटू अ रिपब्लिक। क्लियर? अब साथ ही साथ देखो यहां पे हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशन इस तरीके से फ्रेम हो गया, आ गया। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कुछ और भी फंक्शंस परफॉर्म किए थे। अब वो कौन कौन से फंक्शंस थे? इट रेटिफाइड द इंडियाज मेंबरशिप ऑफ द कॉमनवेल्थ इन मई 1949। ठीक है, दूसरा, इट एडॉप्टेड द नेशनल एंथम ऑन जनवरी 24 1950। हमने अपना नेशनल एंथम कब अडॉप्ट किया था? 24 जैन 1950 को। यह भी एमसीक्यूज में कई बार पूछा गया। इट एडॉप्टेड द नेशनल फ्लैग ऑन जुलाई 22 1947। 22 ऑफ जुलाई 1947 को हमने अपना नेशनल फ्लैग भी अडॉप्ट किया था। फिर इट एडॉप्टेड द नेशनल सॉन्ग ऑन 24 जैन 1950। 1950 24 जैन को हमने अपना नेशनल सॉन्ग भी एडॉप्ट कर लिया था। एंड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को हमने इलेक्ट किया था एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कब किया था? 24 जैन 1950। ठीक है, क्लियर? अब जो मेजर कमेटीज थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने के लिए, वो कौन कौन सी थी? सबसे पहले हम बात करेंगे ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी के को कौन लीड कर रहा था? बी.आर. अंबेडकर। दूसरी कौन सी कमेटी थी हमारी? स्टेयरिंग कमेटी। इसको कौन लीड कर रहा था? राजेंद्र प्रसाद। तीसरी हमारी थी यूनियन पावर कमेटी और इसको कौन लीड कर रहा था? जवाहरलाल नेहरू, यानी आपके चाचू। ठीक, और फिर यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, इसको कौन लीड कर रहा था? इसको भी आपके चाचू लीड कर रहे थे, जवाहरलाल नेहरू।
और फिर लास्ट में जो मेजर इंपॉर्टेंट कमेटी थी वो थी प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। इसको कौन लीड कर रहे थे? आयरन मैन ऑफ इंडिया यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्लियर ये चीज? ठीक है। अब देखो मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट एक चीज और बता देता हूं। ये जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में एक आध पॉइंट्स और भी मैं आपको बताऊंगा अभी। वो क्या? वो ये कि ये जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ये दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट, सॉवरेन नेशंस जितने भी हैं उसमें ये नंबर 1 पे है। ठीक है, दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज ऑफ इंडिया। सॉवरेन नेशंस की अगर हम इंडिपेंडेंट नेशंस की बात करते हैं तो उसमें नंबर 1 पे इंडिया का है सबसे लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। बट अगर हम सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशंस की बात करें तो वो, अगर हम अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें कि यह दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, अगर हम सॉवरेन नेशंस की बात ना करें तो नहीं, इससे भी बड़ा है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से बड़ा। और वो कौन सी कंट्री का है? वो है यूएसए में एक स्टेट है, वो है एलेबामा। एलेबामा का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से भी लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, लेकिन हम इसे ये नहीं कह सकते कि ये दुनिया के सबसे बड़ा इंडिपेंडेंट कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन, नहीं, बिकॉज एलेबामा जो है वो छोटी सी स्टेट है यूएसए की और उसने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया हुआ है और वो कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से भी बड़ा है। लेकिन तभी हम ये नहीं कहते कि सॉवरेन नेशंस की अगर हम बात करेंगे तो सबसे लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा आएगा? वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आएगा। लेकिन अगर हम ऐसे बात करें कि सबसे लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन कौन सी, क्या है वो इंडिया का है? नो, नहीं, वो कहां का है? एलेबामा का। ठीक है, साउथ वेस्ट कंट्री है वहां की, अमेरिका की, यूएसए की, एलेबामा स्टेट, सॉरी, तो ये वहां का है। ठीक है, अब ये देखो, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसमें 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स और 8 शेड्यूल्स थे और इसके अंदर वर्ड्स कितने कैलकुलेट किए गए थे? 1,45,000 वर्ड्स। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट आता है, एट प्रेजेंट द कॉन्स्टिट्यूशन हैज अ प्रीएम्बल। और जो एट प्रेजेंट की हम बात करें, अभी हमारे एट प्रेजेंट कितने आर्टिकल्स हैं? 470 आर्टिकल्स, 25 पार्ट्स और 12 शेड्यूल्स विद 5 अपेंडिसेस। क्लियर? अब एट प्रेजेंट कितने हैं हमारे आर्टिकल्स? 470 प्लस आर्टिकल्स प्लस 25 पार्ट्स और 12 शेड्यूल्स। 25 पार्ट्स देखो हम किस तरीके से बोलते हैं कि जो सब पार्ट्स, ऐसे तो 22 पार्ट्स हैं लेकिन 22 पार्ट्स के भी कुछ बीच में हमने सब पार्ट्स किए हैं, तो उनको हम कैलकुलेट करेंगे तो एग्जैक्ट आ जाता है 25 पार्ट्स। ठीक है, इस तरह से 25 पार्ट्स आते हैं। ऐसे अगर देखा जाए तो 22 पार्ट्स ही हैं, लेकिन 22 पार्ट्स के आगे भी इन्होंने हमने सब पार्ट्स जो बनाए हैं तो उनको भी अगर हम कैलकुलेट करें तो दैट कम्स योर अराउंड 25 पार्ट्स। क्लियर? तो ये चीज। अब नेक्स्ट पे हम आते हैं। नेक्स्ट चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, देखो मैं अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आपसे कुछ चीजें जरा डिस्कस कर लूं। अब ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इट इज द सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड, मतलब इससे ऊपर कोई है ही नहीं, यही सबसे सुप्रीम है। दूसरा पॉइंट क्या है, हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को साथ में एक चीज और भी बोलते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑर्गेनिक लॉ। ऑर्गेनिक लॉ, देखो ऑर्गेनिक टर्म जो है बेसिकली ये साइंस की टर्म है, बायोलॉजी की टर्म है, लिविंग ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में हम ये चीज टर्म यूज करते हैं। आप कहोगे यार कॉन्स्टिट्यूशन में हम ऑर्गेनिक टर्म क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि देखो ये ऑर्गेनिक लॉ हम क्यों बोलते हैं, बिकॉज ये गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स हैं। कौन कौन से ऑर्गन्स की हम बात करते हैं? ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। कौन कौन से हैं 3 ऑर्गन्स? सबसे पहले आपका आ जाता है लेजिस्लेचर, ठीक है, दूसरा आपका जुडिशरी और तीसरा आपका आ जाता है एग्जीक्यूटिव। क्लियर? अब देखो जब हम इन तीनों ऑर्गन्स की बात कर रहे हैं तो ये कौन बात कर रहा है? आपका कॉन्स्टिट्यूशन। तो दैट इज वाई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को हम ऑर्गेनिक लॉ भी बोलते हैं। अब नेक्स्ट हमारा ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इट एंजॉयज व्हाट? स्पेशल लीगल सैंक्टिटी, SANCTITY, स्पेशल लीगल सैंक्टिटी। सैंक्टिटी का क्या मतलब होता है? सैंक्टिटी मींस पोजीशन, कि हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को जो है वो एक सुप्रीम पोजीशन दी हुई है, मतलब चाहे कुछ भी हो जाए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही सुप्रीम है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर कुछ भी नहीं। प्लस अब इसके साथ साथ एक दो चीजें और हैं
वो भी मैं आपको बता दूं। वो क्या है कि आपको एक दो पॉइंट्स और मैंने डिस्कस करने, ये मैं शीट ले लूं एक सेकेंड। हाँ, ये अब हम यहां पे मैं आपको ये चीज बताऊंगा कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। देखो कॉन्स्टिट्यूशन का एक सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या है, इट डिफाइंस सिटीजनशिप। ठीक है, सिटीजनशिप क्या होती है? जनरली अगर मैं कभी क्लास में पूछता हूं तो स्टूडेंट्स जवाब देते हैं सर नागरिकता। मैं कहता हूं भैया यही तो चीज मैंने इंग्लिश में बोली है कि सिटीजनशिप, क्या आप हिंदी में बोल रहे हो नागरिकता? चलो नागरिकता बता दो। देखो सिटीजनशिप क्या होती है, सिटीजनशिप का मीनिंग होता है इट इज अ लीगल रिलेशनशिप, लीगल रिलेशनशिप ऑफ एन इंडिविजुअल विद इट्स कंट्री। ठीक है, ये चीज एक बंदे का लीगल रिलेशनशिप उसकी कंट्री के साथ, उसको हम क्या बोलते हैं? सिटीजनशिप। और ये कौन डिफाइन करता है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखो हम कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ टू थिंग्स। वन इज योर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एंड सेकेंड वन इज योर अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा होता है और अनरिटन कौन सा होता है? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन वो कॉन्स्टिट्यूशन होता है जिसके प्रोविजंस, whose provisions have been codified into a single legal document in a systematic order। codified, ठीक है, होने चाहिए in a systematic order। ठीक है, systematic order। और अनरिटन कौन सा हुआ? whose provisions have not been codified into a single legal document। ठीक, अब सिस्टमैटिक ऑर्डर वो कौन सा पैटर्न है कि जो आप कोई भी दुनिया का रिटन कॉन्स्टिट्यूशन उठा लो वो एक ही पैटर्न फॉलो करेंगे। और वो कौन सा पैटर्न होगा? ठीक है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कोई भी आप दुनिया का उठाते हो वो एक ही पैटर्न फॉलो करेंगे। जब भी आप कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया का लोगे वो एक ही पैटर्न पे बना हुआ होगा, एक ही तरह से बना होगा। ठीक है, चाहे आप यूएसए का लो, चाहे आप इंडिया का लो कॉन्स्टिट्यूशन, या पाकिस्तान का लो, ये सब के सब क्या है? एक ही पैटर्न से लिखे गए हुए हैं। और वो पैटर्न कौन सा है? वो पैटर्न होता है टीपीजीआई। टी फॉर टेरिटरी, पी फॉर पॉपुलेशन, जी फॉर गवर्नमेंट एंड आई फॉर इंडिपेंडेंस। अब ये देखो टीपीजीआई का क्या मतलब हुआ? टी फॉर टेरिटरी, ठीक, फिर पी फॉर पॉपुलेशन, ये फिर से बता रहा हूं मैं आपको, जी फॉर गवर्नमेंट और आई फॉर इंडिपेंडेंस। अब आपको कल को एग्जाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज द पैटर्न फॉलोड बाय द फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन व्हाइल फ्रेमिंग द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन? इज इट टीपीजीआई और पीजीटीआई, ठीक है, और जीपीटीआई और आईजीपीटी? ठीक है, इन चारों में से कौन सा है? अब आपको याद रखने के लिए मैं एक कोड बता देता हूं, छोटा सा एक मजाक के रूप में। एक लड़के इस तरीके से याद रखे, क्योंकि देखो कल को जो मैरिड होते हैं इट इज जस्ट अ जोक, ठीक है, तो दूसरे की पत्नी बड़ी अच्छी लगती है, तो क्या होता है कि आप इस तरीके से कोड बना के याद रख लो, तेरी पत्नी ग्रेट इंसान, क्योंकि दूसरे की पत्नी ज्यादा आदर्शवादी लगती है, बहुत ही सभ्याचारी, बहुत ही आदर्शवादी, तो आप इस तरीके से इसको याद रख सकते हो टीपीजीआई को, तेरी पत्नी ग्रेट इंसान। और लड़कियां किस तरीके से याद रखें? दूसरे का पति हमेशा ग्रेट लगेगा, ठीक है, नहीं अपना पति बेचारा वो तो ऐसे ही लगेगा, और दूसरे का पति देखो जी वो कितना प्यार करते हैं आपस में, वो कितने रेस्पेक्टफुली बात करते हैं, ये वो। तो आप लड़कियां इस तरीके से याद रख लें, तेरा पति ग्रेट इंसान। ठीक, तो जो एग्जैक्ट पैटर्न है वो क्या है? टीपीजीआई। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। सो यहां पे आपका मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है लेक्चर फिनिश होता है। ठीक है गाइस, आपको इस लेक्चर की पीडीएफ फाइल चाहिए तो मैंने इसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा टेलीग्राम का, तो आप वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू एवरीवन, गॉड ब्लेस।